आज की पहली कहानी दिल्ली की है। पूर्वी दिल्ली में सीमापुरी थाना है। 21 जून की सुबह करीब 6 बजे की बात है। एएसआई हीरालाल नाइट ड्यूटी पर थे। तभी पुलिस कंट्रोल रूम से उन्हें खबर मिली कि दिलशाद गार्डन के पी ब्लॉक में फ्लैट नंबर P13 में कुछ गड़बड़ हो गई है। उन्होंने तुरंत सूचना दर्ज की और हेड कांस्टेबल कर्मवीर के साथ मोटरसाइकिल लेकर वहां चले गए। थाना से घटनास्थल करीब 1 किलोमीटर दूर था, इसलिए हीरालाल 10 मिनट के अंदर ही वहां पहुंच गए। फ्लैट के बाहर कुछ लोग खड़े खड़े कानाफूसी कर रहे थे। हीरालाल ने उनसे पूछा तो पता चला कि फ्लैट में रहने वाले विनोद बिष्ट ने अपनी पत्नी रेखा पर हमला किया है। हीरालाल जब फ्लैट के अंदर गए तो कमरे के फर्श पर खून ही खून पड़ा था। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि रेखा और उनका बेटा विनीत गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें पीसीआर वैन से जीटीबी अस्पताल ले जाया गया है। एएसआई हीरालाल ने घटनास्थल की निगरानी के लिए हेड कांस्टेबल कर्मवीर को वहीं छोड़ दिया और खुद जीटीबी अस्पताल चले गए। अस्पताल पहुंचते ही हीरालाल को पता चला कि रेखा अस्पताल आने से पहले ही चल बसी थी। उसका बेटा विनीत इलाज के लिए भर्ती था। हीरालाल विनीत से मिले। विनीत ने बताया कि मां को बचाने की कोशिश में उसके पिता ने उस पर भी चापड़ से वार कर दिया था, जिससे उसकी हथेली कट गई थी। हीरालाल ने घायल विनीत का बयान दर्ज कर लिया। बयान लेने के बाद हीरालाल ने तुरंत घटना की जानकारी थाना प्रभारी संजीव गौतम को फोन पर दी। इसके बाद बाकी औपचारिकताएं पूरी कर उन्होंने रेखा की लाश पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दी। थाना प्रभारी संजीव गौतम ने इस घटना की जानकारी एसीपी हरेश्वर वी स्वामी और डीसीपी नूपुर प्रसाद को दी और खुद घटनास्थल के लिए चल दिए। वे विनोद बिष्ट के पड़ोसियों से पूछताछ कर रहे थे। तभी क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम भी एसीपी हरेश्वर और डीसीपी नूपुर प्रसाद के साथ घटनास्थल पहुंच गई। दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और उसके बाद जीटीबी अस्पताल में भर्ती विनीत से मिलने गए। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। विनीत से बात करने के बाद साफ हो गया कि यह वारदात घर के मुखिया विनोद बिष्ट ने ही अंजाम दी थी। इसलिए पुलिस ने विनोद के खिलाफ भादंवे की धारा 302 और 324 के तहत मामला दर्ज कर लिया। विनोद बिष्ट उस समय फरार था। उसकी गिरफ्तारी के लिए डीसीपी नूपुर प्रसाद ने एसीपी हरेश्वर वी स्वामी के निर्देशन में सीमापुरी थाने और स्पेशल स्टाफ की एक टीम बनाई। अतिरिक्त थाना प्रभारी जेके सिंह ने आरोपी के भाई मदन बिष्ट को थाने बुलाकर पूछताछ की। उनसे विनोद का मोबाइल नंबर, दोस्त और उसके छिपने की संभावित जगहों के बारे में पूछा गया। मदन ने बताया कि विनोद पौड़ी गढ़वाल स्थित अपने पैतृक घर जा सकता है। एसीपी के निर्देश पर पुलिस टीमों को बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर तैनात किया गया, लेकिन विनोद पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। टीमें खाली हाथ लौट आईं। इसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी सतर्क कर दिया। मुखबिर की सूचना पर अतिरिक्त थाना प्रभारी जेके सिंह अपनी टीम के साथ विनोद के फ्लैट के पास पहुंच गए और उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद किसी ने पुलिस को बताया कि पार्क के पास एक आदमी छिपा बैठा है। पुलिस टीम वहां पहुंची और उस आदमी को हिरासत में ले लिया। वह कोई और नहीं बल्कि विनोद बिष्ट था। उसकी पीठ पर एक पिट्ठू बैग था। बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से खून सनी शर्ट और एक चापड़ बरामद हुआ। पुलिस उसे लेकर थाने आ गई। थाने में पूछताछ के दौरान विनोद ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और पत्नी की हत्या करने की वजह बताई। विनोद मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला था। वह अपने परिवार के साथ पिछले 30 साल से दिल्ली के दिलशाद गार्डन के पी ब्लॉक में रह रहा था। उसके परिवार में पिता सतीश बिष्ट, माता शकुंतला देवी, भाई मदन बिष्ट, उसकी पत्नी कुसुम और विनोद की पत्नी रेखा तथा 2 बेटे थे। विनोद का बड़ा बेटा विनीत पढ़ाई में ठीक ठाक था और वह 10वीं कक्षा में था, जबकि छोटा बेटा संचित 6ठी कक्षा में पढ़ता था। विनोद की शादी 2001 में रेखा से हुई थी। शादी के बाद से दोनों पति पत्नी अपने फ्लैट में खुशहाल जीवन बिता रहे थे। विनोद कृष्णा नगर के गुरमीत टेंट हाउस में मैनेजर था और उसे वहां अच्छा वेतन मिलता था। घर में किसी चीज की कमी न होने की वजह से उसके दोनों बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। विनोद की ड्यूटी अक्सर रात में होती थी, इसलिए वह सुबह घर लौटता था। उसका छोटा भाई मदन बिष्ट अपने परिवार के साथ पड़ोस में ही रहता था। दोनों भाई दिल्ली में ही रहते थे और उन्हें गांव जाने का मौका बहुत कम मिलता था। इसलिए कुछ साल पहले विनोद ने अपने माता पिता को भी दिल्ली बुला लिया था। विनोद के बड़े बेटे विनीत 10वीं में अच्छे नंबर लाए थे।
बेटे के अच्छे अंक देखकर विनोद और रेखा दोनों बहुत खुश थे और उसके भविष्य के बारे में प्लानिंग में जुट गए थे। बाहर से लग सकता था कि विनोद और रेखा का रिश्ता शांत और खुशहाल है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। रेखा की उम्र करीब 36 साल थी, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल और डिजाइनर कपड़ों की वजह से वह मुश्किल से 25 साल की लगती थी। वह रोज अपने छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने जाती थी, जहां और भी कई बच्चों के माता पिता आते थे। उसी कॉलोनी में रहने वाला विकास भी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आता था। उसे रेखा बहुत अच्छी लगती थी और वह चोरी छिपे उसे निहारता रहता था। रेखा जब उसे इस तरह चुपचाप ताकते हुए देखती तो उसे मन ही मन अजीब सी खुशी होती थी। विकास दिखने में अच्छा था और खुद का ख्याल रखता था। रेखा ने शुरू में उसे देखकर कोई खास ध्यान नहीं दिया और जैसे तैसे नजरअंदाज करती रही। शुरुआत में रेखा ने विकास को ज्यादा भाव नहीं दिया, पर धीरे धीरे उसका मन भी बदलने लगा। विकास का ध्यान और उसकी चाहत अब रेखा को अच्छा लगने लगी। अब वो भी चुपके चुपके उसे देखने लगी। फिर दोनों की बातें शुरू हुईं और वहीं से रिश्ता आगे बढ़ गया। फोन पर बात करना, मिलना जुलना और साथ वक्त बिताना सब बढ़ता चला गया। रेखा को जब भी अकेलापन महसूस होता तो वो विकास से बातें करके खुद को हल्का कर लेती। लेकिन इसका असर ये हुआ कि उसने अपने पति विनोद पर ध्यान देना कम कर दिया। विनोद ने जल्दी ही ये बदलाव नोटिस कर लिया। उसे शक होने लगा और उसने रेखा के फोन पर नजर रखनी शुरू कर दी। जब भी कोई अनजान नंबर दिखता, वो पूछताछ करने लगता। रेखा ऊपर से निडर बनी रहती, लेकिन अंदर से विनोद को साफ लगने लगा कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच खटपट बढ़ने लगी। शक और अविश्वास इतना बढ़ गया कि झगड़े आम बात हो गए। एक दिन रेखा बेटे को स्कूल से लेने गई थी। वहीं विकास मिल गया। दोनों बातें करने लगे। तभी विनोद का फोन आ गया। रेखा दोनों से एक साथ बातें करती रही। विनोद ने देखा कि रेखा किस तरह विकास से बातें कर रही हैं और उसने यह सब सुन लिया। उसने अपने फोन में रेखा की इन बातों को रिकॉर्ड भी कर लिया। रिकॉर्डिंग सुनकर विनोद को साफ हो गया कि रेखा का किसी और से संबंध है। जब रेखा घर आई तो विनोद ने बेटे को दूसरे कमरे में भेज दिया और रेखा को पास बुलाकर मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनाई। रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी बातें थीं जो आमतौर पर कोई औरत सिर्फ अपने पति या प्रेमी से ही करती है। रिकॉर्डिंग सुनकर रेखा सन्न रह गई। उसी दिन विनोद ने उसे जमकर पीटा। शाम को उसने रेखा को नया मोबाइल नंबर दिला दिया और साफ चेतावनी दी कि अब अगर वह उससे बात करेगी तो ठीक नहीं होगा। फोन नंबर बदल जाने की वजह से रेखा अब अपने प्रेमी विकास से बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे विकास का नंबर याद नहीं था और विनोद ने उसका नंबर फोन से हटा दिया था। रेखा को प्रेमी से बात किए बिना चैन नहीं मिलता था, इसलिए उसने अपना नया नंबर विकास को दे दिया और फिर से उससे मिलने लगी। यानी उसने अपने प्रेमी से मिलने का सिलसिला नहीं छोड़ा। जब विनोद को पता चला कि रेखा अब भी विकास से मिल रही है तो वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने रेखा से साफ कह दिया कि अगर वह उसके साथ रहना चाहती है तो ठीक से रहे, वरना अपने प्रेमी के साथ चली जाए। विनोद ने कहा कि अब वह उसे नहीं रोकेगा, लेकिन रेखा अब ढीठ हो गई थी। उसने विनोद की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, इसलिए उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। झगड़ा जब बढ़ता तो रिश्तेदार बीच बचाव कर सुलह करा देते। इसी वजह से घर के झगड़े थाने तक नहीं पहुंचे। 20 जून को दिलशाद गार्डन में स्थानीय साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था। वहां रेखा को विकास मिल गया और दोनों आपस में बातें करने लगे। उसी बीच विनोद वहां पहुंच गया। उसने रेखा और विकास को देखा और उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा और अपने फ्लैट पर चला गया। जब रेखा घर लौटी तो विनोद ने साफ कह दिया, तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकती। तुम मेरा घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली जाओ। इस पर रेखा ने जवाब दिया कि वह घर नहीं छोड़ेगी और जो उसका मन करेगा वही करेगी। पत्नी की यह बात सुनकर विनोद को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने कुछ सोचकर अपने गुस्से को पी लिया। अगले दिन छोटे बेटे को स्कूल से लेने के लिए विनोद खुद गया और उसे ननिहाल छोड़कर अकेला घर लौट आया। विनोद का साला भी दिलशाद गार्डन में ही रहता था। रेखा ने बेटे को मायके छोड़ने की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम को घर में दोनों के बीच काफी लड़ाई हुई। इसके बाद विनोद अपनी ड्यूटी के लिए कृष्णा नगर चला गया। वहां वह पूरी रात शराब पीता रहा। उसने योजना बनाई और मीट काटने वाला चापड़ अपने बैग में छिपा कर रखा। सुबह 5 बजे वह घर लौट आया। योजना को अंजाम देने के लिए उसने छोटे भाई के कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। फिर उसने रेखा से दरवाजा खोलने को कहा
जैसे ही रेखा ने फ्लैट का दरवाजा खोला, विनोद ने उसे मारना शुरू कर दिया। रेखा ने बेटे विनीत को बचाने के लिए चीख लगाई। उसी समय विनोद ने छिपाया हुआ चापड़ निकाल लिया। खतरा भांपकर रेखा बाहर भागी, लेकिन विनोद चौकन्ना था और किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने चापड़ से रेखा के सिर पर वार किया। रेखा का सिर फट गया और वह फर्श पर गिर पड़ी। विनीत ने मम्मी को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन चापड़ उसके हाथ पर भी लग गया। डर के मारे विनीत बाहर भागा और चाचा मदन को बुलाया। गुस्से में विनोद ने रेखा पर 35 वार किए। विनीत ने चाचा के कमरे की बाहर लगी कुंडी खोलकर मदद के लिए बुलाया। रेखा की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी वहां आ गए। लोगों को देखकर विनोद वहां से भाग निकला। आनंद विहार के पास एक सुनसान पब्लिक टॉयलेट में विनोद ने अपना खून से लथपथ शर्ट बदली और उसे पिट्ठू बैग में रख लिया। दिन भर उसने कौशाम्बी में समय बिताया। शाम को उसे अपने घायल बेटे विनीत की चिंता हुई और वह उसके बारे में जानने के लिए फ्लैट की तरफ लौटने लगा। विनोद अपने कपड़े और नकदी लेकर पौड़ी गढ़वाल भाग जाना चाहता था, लेकिन अतिरिक्त थाना प्रभारी जेके सिंह की टीम ने उसे फ्लैट पर पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया। 22 जून 2017 को विनोद ने अपनी पत्नी की हत्या की थी। विनोद को कड़कड़डूमा की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रेखा की हरकतों के कारण एक हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया। और आज की दूसरी कहानी कर्नाटक के बेलगावी जिले की है। ये बात 2025 की है। बेलगावी जिले का एक छोटा सा गांव है बिडी। वहीं शिवानंद तिरवीर अपने परिवार के साथ रहते थे। करीब 12 साल पहले उनकी शादी रेशमा से हुई थी। शुरू के दिन अच्छे निकले, घर गृहस्थी शांति से चल रही थी। उनकी एक 11 साल की बेटी और 9 साल का बेटा है। घर का खर्चा ज्यादातर खेती बाड़ी और पशुपालन से ही चलता था। थोड़ी जमीन थी, उसी में मेहनत करते और घर का सारा बोझ शिवानंद ही उठाते थे, क्योंकि कमाने वाले वही अकेले थे। जिंदगी पहले ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन कुछ समय से रेशमा का ध्यान मोबाइल में ज्यादा रहने लगा। वो घंटों किसी से बातें करती रहती थी। शुरू में शिवानंद ने सोचा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें शक होने लगा। एक दिन रेशमा घर पर नहीं थी, तो शिवानंद ने उसका मोबाइल देख लिया। तब पता चला कि वो गांव के ही आनंद सुतार से बातें कर रही थी। बीड़ी गांव में ही आनंद सुतार का घर था। उनकी शादी हो चुकी है और 3 बच्चे भी हैं। अभी उनकी पत्नी चौथी बार मां बनने वाली थी। इसके बावजूद आनंद का रेशमा के साथ पिछले 3 साल से चुपके चुपके रिश्ता चल रहा था। रेशमा भी अक्सर बहाने बनाकर चोरी छिपे आनंद से मिलने चली जाती थी। दोनों ने इस रिश्ते में सारी हदें पार कर दी थी। गांव छोटा था, इसलिए ऐसी बातें ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती। धीरे धीरे लोगों के कानों तक यह बात पहुंचने लगी और आखिरकार शिवानंद को भी सब पता चल गया। लेकिन उन्हें अपनी पत्नी पर भरोसा था। वो सोचते थे कि शायद लोग बेकार की बातें कर रहे हैं। मगर एक दिन जब उन्होंने रेशमा का मोबाइल देखा और उसमें उसके आनंद के साथ नाजायज रिश्ते के सबूत मिले, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। जब शिवानंद ने रेशमा से इस बारे में पूछा, तो उसने बात को टाल दिया। मगर सच्चाई यह थी कि आनंद खुद रेशमा पर ज्यादा दबाव डालता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी, इसलिए उसे घर में वैसा सुख नहीं मिल रहा था। इसी वजह से वह रेशमा की तरफ खिंचता चला गया। एक दिन वही हुआ जिसकी रेशमा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब वो घर पर आनंद के साथ थी, तभी अचानक शिवानंद आ पहुंचा। यह नजारा देखते ही उसका गुस्सा सिर पर चढ़ गया। उसने रेशमा और आनंद दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और मारपीट भी कर दी। शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस और रिश्तेदार भी वहां इकट्ठा हो गए। सबने आनंद को डांटा और सख्त चेतावनी दी, अगर दोबारा रेशमा से मिले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सुनकर आनंद वहां से भाग गया। उस दिन के बाद शिवानंद ने रेशमा को बहुत समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि आनंद से रिश्ता तोड़ दो और घर परिवार पर ध्यान दो, लेकिन रेशमा की आदतें नहीं बदली। करीब 2 महीने पहले फिर शिवानंद ने देखा कि रेशमा मोबाइल पर चोरी छिपे आनंद से बातें कर रही थी। इस बार उसके सारे शक पक्का हो गए कि दोनों का रिश्ता अभी भी जारी है। फिर भी शिवानंद का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने रेशमा को डांटते हुए कहा, तुम आनंद के साथ रिश्ते में क्यों हो? उससे मोबाइल पर क्यों बात करती हो? लेकिन रेशमा कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई। 5 अगस्त 2025 को आनंद फिर रेशमा से मिलने उसके घर के पिछवाड़े आ गया। दोनों एक कोने में बैठकर बातें कर ही रहे थे कि अचानक शिवानंद घर लौट आया। उसे देखते ही आनंद वहां से भाग गया।
अब शिवानंद को पूरा यकीन हो गया कि रेशमा आनंद से रिश्ता तोड़ने वाली नहीं है। उसने ये बात अपने चाचा और बाकी रिश्तेदारों को भी बताई। कुछ दिन बाद 10 अगस्त को शिवानंद नंदगढ़ पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां उसने शिकायत दर्ज कराई कि आनंद सुतार उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी करता है। शिकायत के बाद पुलिस ने आनंद और रेशमा दोनों को थाने बुलाया। पुलिस ने सख्त चेतावनी दी और मामला मजिस्ट्रेट के सामने रखने की बात कही। उसके बाद से आनंद के लिए रेशमा से मिलना आसान नहीं रहा। गांव और पुलिस दोनों की नजर उन पर रहने लगी। पुलिस और गांव वालों की नजर पड़ने के बाद से आनंद के लिए रेशमा से मिलना आसान नहीं रहा, मगर उसका मन बेचैन रहता था। वह रेशमा को छोड़ना ही नहीं चाहता था। रेशमा ने साफ कह दिया था कि अब उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। वो उससे मिलने से भी बचने लगी थी, लेकिन आनंद मानने को तैयार नहीं था। इसी वजह से उनके बीच झगड़े होने लगे और मामला दिन ब दिन बढ़ता गया। 14 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे आनंद चोरी छिपे रेशमा के घर के पिछले दरवाजे से अंदर घुस आया। उस वक्त रेशमा रसोई में खाना बना रही थी। उसके बच्चे और सास दूसरे कमरे में थे। आनंद पीछे से आया और रेशमा को कसकर पकड़ लिया। उसने जबरदस्ती उसे बाहर खींचने की कोशिश की। रेशमा अचानक घबरा गई और हाथ छुड़ाकर अलग हो गई। उसने साफ कर दिया कि अब उसका आनंद से कोई रिश्ता नहीं है। यह सुनकर आनंद का गुस्सा फट पड़ा। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और बिना कुछ सोचे समझे रेशमा पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। उसके पीठ, पेट और सीने पर कई बार चाकू चला। रेशमा दर्द से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर उसके दोनों बच्चे दौड़ते हुए रसोई में आ गए। मां को खून से लथपथ देखकर वे बिलखने लगे। बच्चों की चीख और मासूम चेहरे देखकर आनंद के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। उसी पल जैसे उसका दिल बैठ गया और अंदर से उसकी हिम्मत टूट गई। उसके बाद आनंद ने अचानक खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की। घर में चीख पुकार मच गई। यह सुनकर पड़ोसी घबराए हुए शिवानंद के घर की ओर दौड़े। रसोई में रेशमा खून से लथपथ पड़ी थी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। बाहर सड़क पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उसी समय शिवानंद, जो रोज की तरह देर रात डेयरी से दूध देकर लौटा था, घर पहुंचा। उसने घर के बाहर हंगामा और लोगों की भीड़ देखी तो हैरान रह गया। अंदर जाकर जब उसने रसोई का दरवाजा खोला तो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी पत्नी रेशमा खून से सनी जमीन पर मृत पड़ी थी और उसके पास ही उसका प्रेमी आनंद गंभीर हालत में तड़प रहा था। किसी ने फौरन नंदगढ़ पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आनंद को तुरंत खानपुर के सरकारी अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए बैलहोंगल डिवीजन के डीएसपी डॉक्टर वीरैया हिरेमठ और नंदगढ़ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एसपी पाटिल खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और पूरी जानकारी ली। साथ ही नंदगढ़ पुलिस को जांच आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। पुलिस ने पंचनामा तैयार किया और रेशमा के शव को पोस्टमार्टम के लिए खानापुर के सरकारी अस्पताल भेज दिया। इसी बीच मृतका के पति शिवानंद तिरवीर ने थाने में लिखित शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आनंद राजू सुतार के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में हत्या का मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से वह चाकू भी बरामद कर लिया जिससे वारदात को अंजाम दिया गया था। नंदगढ़ पुलिस स्टेशन की टीम अब इस